हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ कक्षा 12वीं के सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना यानी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिससे लगभग आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और पूरा चैप्टर भी उसमें कवर हो जाएगा और वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है हमारा वो है सामाजिक जनांकिकी क्या होती है और जनांकिकी की परिभाषाएं दें। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आता रहता है एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली। इसमें हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो समझना है कि जनांकिकी यानी डेमोग्राफी क्या है और दूसरा उसकी परिभाषाएं। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 4 राइटर हैं जिन्होंने परिभाषाएं लिखी हैं अलग अलग, तो वो चारों आप याद कर सकते हैं, तो ये सारा कवर हो जाएगा। तो जनांकिकी का मतलब है जनसंख्या के बारे में लिखना, यानी कि जनसंख्या की पूरी डिटेल जो है जनांकिकी के अंतर्गत आ जाती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, जैसा मैंने पहले भी आपके साथ दूसरे वीडियोस में शेयर किया है कि सिर्फ जनसंख्या बताना ही उसमें कवर नहीं है। उसमें जनसंख्या के सारे पहलू, अलग अलग स्वरूप जो भी हैं कि कौन से जो है हाँ जी, कौन कौन से अलग अलग जो है हेड्स हैं, जिसमें जैसे मृत्यु दर, विवाह, कितने लोग कहाँ रहते हैं, कौन से स्टेट वाइज जनसंख्या क्या है, मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, ठीक है, और स्त्री पुरुष अनुपात क्या है। तो ये सारी चीज़ें ही हम डेमोग्राफी या जनांकिकी या जनसंख्या में कवर करते हैं। तो जनसंख्या की सभी विशेषताओं का अध्ययन और विश्लेषण करने का जो विज्ञान है उसको जनांकिकी कहा जाता है, यानी कि मानव जनसंख्या के पूरे कंप्लीट अध्ययन को यानी उसके पूरे विश्लेषण को ही हम जनांकिकी कहते हैं। तो लगभग 4 जो है विद्वानों की परिभाषाएं अलग अलग यहाँ पर दी गई हैं, ये आपको याद करनी है। सबसे पहला गुलियार्ड ने ही इस शब्द का, डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ये फ्रांस के विद्वान थे और उन्होंने 1885 में इस डेमोग्राफी शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। तो गुलियार्ड ने इसकी परिभाषा दी है कि जनांकिकी एक गणितीय विज्ञान है और जो जनसंख्या की समान गतियों, भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक दशाओं का अध्ययन करती है। तो जनसंख्या की जितनी भी गतियां हैं, जैसे भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक, जितनी भी दशाएं हैं जनसंख्या की, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन जो है उच्च जाति है, कौन कौन पिछड़े हुए हैं, ये सभी विस्तृत अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। और कहीं अधिक विस्तृत अर्थों में यह मानव जाति का प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास है। अब डोनाल्ड बोग ने कहा है कि जनांकिकी मानव जनसंख्या के आकार, संगठन, स्थानीय वितरण और उसमें प्रजनन, मृत्यु, विवाह, देशांतरण व सामाजिक गतिशीलता की 5 प्रक्रियाओं द्वारा समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का गणितीय तथा सांख्यिकीय अध्ययन है, यानी स्टैटिकल और मैथमेटिकल दोनों ही अध्ययन है। उसने बोला है उसमें 5 प्रक्रिया दी हैं कि जनसंख्या का आकार क्या है, और स्थानीय वितरण यानी स्टेट वाइज किस जगह कितने लोग रहते हैं, कितने % हैं, जलवायु कंडीशंस कैसी हैं, उनमें प्रजनन या जन्म दर या मृत्यु दर ये क्या है, विवाह दर क्या है, कितने लोग विवाहित हो जाते हैं, कितने % अविवाहित रह जाते हैं, देशांतरण कुछ खाने कमाने के लिए या किसी भी कारणवश जो है प्रवास का जो डेटा है वो भी इसमें कवर होता है। अब तीसरा है बेंजामिन के अनुसार जनांकिकी मानवीय जनसंख्या का एक समग्र के रूप में वृद्धि, विकास तथा गतिशीलता से संबंधित अध्ययन है। तो ये सबसे आसान आपको लगेगी ये वाली डेफिनेशन, यानी कि मानवीय जनसंख्या का एक समग्र के रूप में वृद्धि, कैसे वृद्धि हो रही है, विकास कैसे हो रहा है तथा गतिशीलता, इसके बारे में संबंधित अध्ययन है। और हविपल के अनुसार जनांकिकी मानवीय जीवन का सांख्यिकीय अध्ययन है,
यानी कि मानवीय जीवन का स्टैटिकल इन्होंने उसको स्टडी बताया है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनांकिकी मानव विज्ञान से संबंधित है, जो जनसंख्या के वितरण पर ध्यान देती है, यानी जनसंख्या कैसे वितरित है पूरे देश में या एक किसी पर्टिकुलर एरिया में। जनांकिकी में जनसंख्या के गुणात्मक हिस्से तथा गणनात्मक हिस्से पर ध्यान दिया जाता है। गणनात्मक यानी गणना कहाँ पर कितनी है, गुणात्मक यानी किस रेशियो से बढ़ रही है, किस परसेंटेज से बढ़ रही है या घट रही है। अगर हम जनांकिकी के अर्थ विशाल अर्थों में लें तो इसमें कई प्रकार के तत्व शामिल किए जा सकते हैं, जैसे मानवीय जनसंख्या का आकार, कितनी जनसंख्या है, संरचना कैसे वितरित है, यानी कि स्त्री कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, बच्चे कितने हैं, पुरुष कितने हैं, स्थानीय वितरण यानी स्टेट वाइज कह सकते हो आप या पर्टिकुलर एरिया वाइज, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, विवाह, आवास, प्रवास, बेरोजगारी, कितनी जनसंख्या बेरोजगार है, गतिशीलता क्या है, कैसे बढ़ रही है, और कितने लोग विवाहित हो जाते हैं, कितने परसेंट अविवाहित रह जाते हैं, कितने अपना गांव या अपना शहर या अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वो प्रवास। तो ये सारी चीज़ें हम जनांकिकी में कवर कर लेते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जन्म दर के बढ़ने से जनसंख्या के आकार में बढ़ोतरी होगी और मृत्यु दर के बढ़ने से जनसंख्या के आकार में कमी आएगी। तो इस तरह जनांकिकी में यही सब चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जनांकिकी के विषय में कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से विषय शामिल करते हैं, यह भी पहले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले जनसंख्या का वितरण, यानी शहरों तथा गाँव में किस हिसाब से वितरण है, कितने परसेंट शहरों में है, कितने परसेंट गाँव में है, क्या क्या व्यवसाय किए जाते हैं शहर में अलग गाँव में अलग। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतवर्ष में गांव में ज़्यादातर 70% से ऊपर के लोग कृषि व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं और शहरों में 70% से अधिक लोग जो है वो गैर कृषि व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं। और भौगोलिक वितरण भी इसमें शामिल है। अब जनसंख्या का आकार, तो आकार कितना है, कौन कौन से कारकों से प्रभावित होती है, जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि दर, आवास, प्रवास इत्यादि इसमें शामिल है। जनसंख्या की विशेषताएं, तो इसमें जनसंख्या में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, समाजों की जनसंख्या की विशेषताओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन इसमें आता है। अगला पॉइंट है जनसंख्या की संरचना। इसमें कई विषय जैसे आयु संरचना, स्त्री पुरुष लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर इत्यादि शामिल किए जाते हैं। यानी कि किस आयु वर्ग में कितने लोग हैं, क्या औसत आयु है, क्या जो है स्त्री पुरुष लिंग अनुपात कितना है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है और स्टेट वाइज कितनी है अलग अलग, कितने परसेंट लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, कितने अशिक्षित रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी केरला में हम आप लोग सुनते होंगे कि 100% लिटरेसी रेट है, यानी कि वहाँ पे शिक्षा 100% है, केरला के सभी निवासी शिक्षित हैं। जनसंख्या में परिवर्तन, कौन कौन से कारकों की वजह से जनसंख्या के आकार, संरचना इत्यादि में परिवर्तन आते हैं, इसमें सभी ये कारक जो हैं शामिल किए जाते हैं। जनसंख्या की कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं में क्या परिवर्तन आते हैं, वह कौन कौन से कारक हैं। अब उन सब सामाजिक और आर्थिक कारकों का अध्ययन भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ अध्ययन करने की सुविधा की दृष्टि से कुछ और विषय भी इसमें शामिल किए जाते हैं, यानी जनांकिकी के विषय में और भी कुछ टॉपिक हैं जो शामिल किए जाते हैं। जीव शास्त्र संबंधी, इसमें जन्म तथा मृत्यु दर, वृद्धि दर, मृत्यु तथा जन्म दर के कारण, यानी मृत्यु दर जितनी है उसके क्या कारण है, मृत्यु दर ज़्यादा है तो क्या कारण है, कम है तो क्या कारण है। और जैसे मृत्यु दर ज़्यादा है तो उसके कारण है कि आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, यानी विकसित नहीं है, और वहीं मृत्यु दर कम है तो इसका मतलब आपने प्राकृतिक आपदाओं पर कमी पर काबू पा लिया है या उनको कंट्रोल में कर लिया है। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, मेडिकल साइंस ने ज़्यादा तरक्की कर ली है, दवाएं बढ़िया उपलब्ध हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो मृत्यु दर कम रहेगी। ऐसे ही जन्म दर ज़्यादा है या कम है तो उसके क्या कारण है, तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल किया जाता है।
समाजशास्त्र संबंधी कुछ जैसे वैवाहिक स्थिति, धर्म का स्वरूप, पारिवारिक संरचना, शिक्षा, जाति व्यवस्था आदि शामिल किए जाते हैं। यानी वैवाहिक स्थिति क्या है, जैसे कुछ धर्म, पर्टिकुलर धर्म है उसमें एक से ज़्यादा विवाह करने का भी जो है अनुमति है, तो इस तरह की इसमें चीज़ें शामिल की जाती हैं। भूगोल संबंधी जनसंख्या का भौगोलिक वितरण कि कहाँ पर, जैसे पहाड़ी एरिया है वहाँ जनसंख्या कम होगी, मैदानी इलाकों में ज़्यादा होगी, उसके क्या कारण है। कहीं खेती ज़्यादा होती है तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, कहीं खेती होने लायक जो है जलवायु या भौगोलिक स्थिति नहीं है तो वहाँ जनसंख्या कम होगी। तो इसी तरीके से, और अर्थशास्त्र संबंधी भी, इसमें रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति, जीवन स्तर, आय का स्तर, खाद्य सामग्री का स्तर आदि, जनसंख्या की गतिशीलता, श्रम पूंजी का निर्माण, जनसंख्या की कार्यक्षमता, यही सब इसमें टॉपिक शामिल किए जाते हैं। जैसे जनसंख्या की कार्यक्षमता से मतलब है कि कितनी परसेंट जनसंख्या हमारी कार्यशील है और कितनी परसेंट जनसंख्या हमारी आश्रित है। जैसे 0 से जो 16 वर्ष की जो जनसंख्या है बच्चों की, वो आश्रित है। इसी तरह 60 से ऊपर वर्ष की या 64 से ऊपर वर्ष की जो जनसंख्या है वो भी आश्रित है। तो कार्यशील क्या हुई, 15 से 60 या 15 से 64। तो उसी तरीके से तो 1954 के बाद से जनांकिकी के विषय को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और इसके विषय में लगातार वृद्धि भी हो रही है, जिसकी वजह से इसकी सीमा अभी कम है और इसको एक सीमा में बांधना ठीक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारत की बदलती जनांकिकी स्थिति के बारे में बताओ। यानी भारत में निरंतर 1954 के बाद यह स्थिति बदल रही है, तो इसके क्या क्या जो है क्या क्या बदलाव हैं, उनके क्या क्या कारण हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो भारत की बदलती सामाजिक जनांकिकी स्थिति को अच्छी तरह समझने के लिए निम्नलिखित कारकों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है जन्म दर एवं मृत्यु दर। किसी भी देश की जनसंख्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उस देश की जन्म दर तथा मृत्यु दर की जानकारी हो। इसी की भिन्नता के आधार पर देश की जनसंख्या में वृद्धि या कमी का पता चल सकता है। आज़ादी के बाद जन्म दर में कमी आई, पर साथ में स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ने की वजह से मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई। यानी कि जन्म दर में तो कमी आई, लोग साक्षर हुए, लोगों को समझ में आया कि ज़्यादा जनसंख्या के क्या नुकसान है, लेकिन क्योंकि तरक्की हुई, मेडिकल साइंस में हुई, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, उस वजह से मृत्यु दर में भी कमी आ गई, तो जनसंख्या वृद्धि की दर ज़्यादा हो गई और जनसंख्या बढ़ गई। 1951 तक मृत्यु दर ज़्यादा होने से जनसंख्या की वृद्धि काफ़ी कम थी, लेकिन 1951 से 1991 के बीच में मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर धीमी गति से कम हुई। यानी कि मृत्यु दर तो कम हुई लेकिन जन्म दर उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई। यानी कि जन्म ज़्यादा लोगों ने लिया और मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या में कमी आ गई। तो देश में मृत्यु दर पर नियंत्रण पा लिया गया। 1991 में मृत्यु दर 11.4 थी, जो 2011 में घटकर 7.48% आ गई। पर जन्म दर जो है 20.97% थी, कहाँ, कब, 2011 में। तो ये क्योंकि मृत्यु दर आप देखो सिर्फ 7.48% है और जन्म दर 20.97% है, इस वजह से जनसंख्या वृद्धि भी उच्च है। अब अगला पॉइंट जो है जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपको छोटे आंसर का वन लाइनर या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी जीवन प्रत्याशा पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो जीवन प्रत्याशा क्या है? इससे अभिप्राय है कि एक निश्चित समय पर पैदा हुए व्यक्ति की आम हालातों में कितने वर्ष तक जीवित रहने की संभावना है, यानी कितने साल जीवन जीता है वो, एवरेज लाइफ जिसको आप बोल देते हो। पहले 60 साल की उम्र थी एवरेज उम्र, अब बढ़ गई है। तो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 1997 में जन्म के समय विकसित देशों में यह 77.7 वर्ष थी। ठीक है, यानी जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, यूरोप हो गए, उनमें एक आम आदमी 77.7 वर्ष तक की उम्र तक जीवित रहता था। विकासशील देशों में 64.4 वर्ष थी और अल्प विकसित देशों में जैसे अफ्रीका के देश हैं उनमें 51.7 वर्ष है। अब 1911 से 21 के बीच में भारत में जीवन प्रत्याशा मात्र 20 वर्ष थी। यानी आज़ादी से पहले आप देखो कि मात्र 20 वर्ष थी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी, गरीबी और
जो है रोज़गार नहीं था, काम नहीं था, कृषि भी के साधन उतने उन्नत नहीं थे, मेडिकल सेवाएं बिल्कुल नहीं थी। इस वजह से 1951 में 32 वर्ष हो गई और 1941 से 51 के दौरान, हाँ, ये 32 वर्ष हो गई। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी सुधार हुआ, जिस वजह से यह 2011 में बढ़कर 66.8 वर्ष हो चुकी है। तो 2011 की सेंसस के अनुसार हमारी एवरेज उम्र जो हमारे देश में है वो 66.8 वर्ष है, यानी कि एक इंसान जो लगभग 67 साल तक जिंदा रहता है। अब अगला पॉइंट है सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात का अर्थ है कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं। 2001 में 53.1 करोड़ पुरुषों के पीछे 49 यानी 49.6 करोड़ महिलाएं थी। इससे पता चलता है कि पुरुषों के पीछे औरतों की संख्या काफ़ी कम हो रही है। 1901 से 2011 के 100 वर्षों में आम लिंगानुपात में काफ़ी कमी आई है, यानी कि अभी भी उन्नत समाज में भी हमारे भारत में लड़कियों को अवॉइड किया जाता है, तो उसी चक्कर में भ्रूण हत्या होती है। यानी लड़की नहीं चाहते, लड़का चाहते हैं ज़्यादातर लोग। 1991 में महिलाएं कुछ बढ़ी हैं तथा 2011 में भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। केरल ही एकमात्र राज्य है जहाँ ये अनुपात स्त्रियों के अनुकूल में है। केरल में यानी पुरुषों से ज़्यादा है। केरल में यह 1000 पुरुषों के बदले 1084 है। पुडुचेरी में यह अनुपात 1031 है और 2011 में हरियाणा में 877 सबसे कम, या चंडीगढ़ में 818 जो सबसे कम है। यानी कि सबसे कम हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं, सबसे ज़्यादा आपका केरल और पुडुचेरी, यानी जहाँ पर पुरुषों से भी ज़्यादा महिलाएं हैं। अब अगला पॉइंट है साक्षरता। साक्षरता जनसंख्या की संरचना का न केवल जरूरी तत्व है बल्कि उस देश के मानव विकास का सूचक भी है। जितने ज़्यादा साक्षर होंगे उतना ज़्यादा विकास होगा। 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत में साक्षरता दर काफ़ी कम थी तथा 1947 तक इसमें धीमी गति से वृद्धि हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले तो स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था। गांव के हिसाब से था स्कूल सिस्टम, यानी कि एक गांव में छोटा सा स्कूल है, उसमें गिनती के 10-20 बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जब काम का समय होता था तो स्कूल बंद हो जाता था। यानी जैसे फसल की कटाई आई तो स्कूल बंद है, और कोई कारण है तो स्कूल बंद है। तो ये जो रूटीन का स्कूल सिस्टम है ये अंग्रेज़ों के टाइम में लाया गया, लेकिन उन्होंने भी भारत के बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 1901 में साक्षरता दर 5.35% थी, जिसमें पुरुष 9.83% तथा स्त्रियां 0.60% ही साक्षर थी। तो आप देखिए कि स्त्रियों की साक्षरता कितनी कम थी 1901 में। 1951 में यह दर 27.16% पुरुष तथा 8.86% स्त्रियों की थी, जबकि कुल साक्षरता दर 18.33% थी। 1951 से 2001 तक साक्षरता दर 18.33% से लेकर के 65.38 यानी 38% हो गई। यानी आप देखिए आज़ादी के बाद अगले 50 सालों में जो है साक्षरता पे बहुत ध्यान दिया गया सरकारों द्वारा, और यह इसमें एक अच्छी वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह दर 82% पुरुषों की तथा 65% स्त्रियों की है। यानी कि आप देखिए स्त्रियों की साक्षरता परसेंटेज में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों के अंतर में निरंतर कमी आ रही है। कमी का मतलब है कि स्त्रियां भी जो है इक्वली अब पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रही हैं, और सरकारें भी ध्यान दे रही हैं कि सभी, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी को साक्षरता जरूरी है। 1991 तथा 2011 की जनगणना के अनुसार केरल लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे अधिक रही है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, केरल में तो ये 100% है। अगला पॉइंट है जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी किस एरिया में कितना प्रति स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जो है कितने लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व भूमि एवं जनसंख्या में अनुपात दर्शाता है, यानी कितना बड़ा एरिया है, कितने एकड़ है या कितने हेक्टेयर है या कितने स्क्वायर किलोमीटर है और कितने लोग रहते हैं। जन घनत्व का अर्थ है औसतन 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो देश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण घनत्व भी बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी एवरेज पूरे देश में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। 1981 में 216 तथा 1991 में 267 था। तो ये निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, एरिया तो उतना ही है, तो निरंतर बढ़ रहा है। तो
यह अभी कई क्षेत्रों में अभी भी कम है। 2011 में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 जो है दर्ज किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 है। तो दिल्ली में 11,320 है, जबकि अंडमान तथा निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जन घनत्व है। अब ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। देश की जनसंख्या की संरचना को सही ढंग से समझने के लिए ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या की जानकारी जरूरी है। 1901 से 2011 के 110 वर्षों के दौरान शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोग कमाने के लिए, रोजगार के साधनों के लिए और तरक्की के लिए शहरों की तरफ लगातार आते हैं। 1901 में केवल 10.8% लोग नगरों में रहते थे। 1951 में 82.7% तथा 17.3% लोग शहरों में रहते थे 1951 में, यानी 82% जनसंख्या गाँव में और 17-18% जनसंख्या शहरों में थी। 2001 में यह गाँव में 72.2% तथा शहर में 27.8% हो गई। इससे पता चल रहा है कि धीरे धीरे गाँव के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। 2001 में सबसे ज़्यादा नगरों में लोग गोवा में यानी 49.77 यानी लगभग 50% रहते थे। हिमाचल में केवल 9.79 यानी लगभग 10% से भी कम लोग शहरों में रहते हैं। अगला पॉइंट है आयु संरचना। भारत की आयु संरचना देश की जनसंख्या का रोचक चित्र पेश करती है। 1991 की जनगणना के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की संख्या 36% थी। 57% लोग 15 से 59 वर्ष की आयु के थे, जबकि 60 से ऊपर वाले 7% थे। विभिन्न जनगणनाओं से पता चलता है कि 14 वर्ष तक की आयु में निरंतर कमी हो रही है, यानी जन्म दर घट रही है, जबकि 60 एवं अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है। इसका मतलब मृत्यु दर भी घट रही है, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक बढ़ रही है। यह जीवन प्रत्याशा के बढ़ने की वजह से है, यानी लोगों की एवरेज एज, जो जीने की जो एवरेज एज है वो बढ़ रही है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला और लास्ट पॉइंट है रिलीजन, धर्म। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार 82.4% लोग हिंदू थे। जनगणना के अनुसार 1961 में हिंदू 83.5% पर थे और यह 1991 में घट के 82.4% रह गए हैं। पर मुसलमानों की संख्या में 1961 से जो है लगातार वृद्धि हो रही है। 1961 में 10.7% थे, 1991 में 11.7% पहुँच गए। इस दौरान यानी कि इस 30 साल की अवधि में हिंदुओं में 1% की कमी आई और मुसलमान 1% बढ़ गए। 1961 से 91 में ईसाइयों और जैनियों की जनसंख्या प्रतिशत में कमी आई है, जबकि सिखों और बौद्धों की जनसंख्या लगातार बढ़ी है। तो इन सब पॉइंट्स को देख के हम ये कह सकते हैं कि भारत में जनांकिकी संख्या तथा जनांकिकी में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों में अंतर बताओ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहीं ना कहीं आपको हर साल लगभग ये क्वेश्चन आ जाता है किसी न किसी रूप में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख लेते हैं कि कैसे क्या अंतर है ग्रामीण समुदाय या जनसंख्या में और शहरों में। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण व नगरीय अंतर को निम्न आधारों पर स्पष्ट किया गया है, यानी कुछ कारण दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनके आधार पर आप ये कह सकते हो कि क्या अंतर है। वैवाहिक आधार का अंतर। ग्रामीण समुदाय में विवाह को दो परिवारों को जोड़ने की कड़ी माना जाता है। यहाँ पर विवाह व्यक्ति अपनी ही जाति या उपजाति में करता है, यानी फिक्स है। आपके कुछ गोत्र होते हैं, ग्रामीणों में यह मान्यता है, कुछ गोत्र हैं या कुछ जातियाँ हैं उनमें ही आप कर सकते हो, या कुछ फिक्स हैं ऐसे भी हैं जिनमें नहीं कर सकते। तो विवाह के निर्धारण में परिवार के सदस्यों तथा सगे संबंधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत नगरीय समुदाय में विवाह दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला होता है, यानी विवाह तय करते समय लड़के व लड़की की पसंद या नापसंद को अधिक महत्व दिया जाता है। नगरों में मुख्यतः प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह यानी एक्सोगेमी यानी एक जात से दूसरी जात में, तलाक तथा विधवा पुनर्विवाह की मात्रा गाँव की अपेक्षा में अधिक पाई जाती है। यानी प्रेम विवाह ज़्यादा होते हैं शहरों में, गाँव में कम होते हैं। अंतरजाति यानी एक जात से दूसरी जात, लड़का किसी और जात का, लड़की किसी और जात की, इनको अंतरजातीय विवाह कहते हैं। तलाक भी ज़्यादा होते हैं। गांव में तलाक को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए नहीं होते। भले ही विचार न मिले या लड़ाई झगड़ा चलता रहे, लेकिन तलाक कम होते हैं गांव में। विधवा पुनर्विवाह की मात्रा
भी शहरों में अधिक होती है, गाँव में मान्यताओं के अनुसार कम होती है। गाँव में बाल विवाह एवं बेमेल विवाह होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। यानी बाल विवाह मतलब कम उम्र में, बेमेल का मतलब है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, या कद काठी का अंतर, या चेहरे मोहरे का, सुंदरता का अंतर, ये बेमेल विवाह होते हैं, जबकि नगरों में ऐसा कम होता है। दूसरा पॉइंट है गतिशीलता के आधार पर अंतर, यानी शहरों में और ग्रामीणों में। तो शहरों में अधिक गतिशील होते हैं शहर। सामाजिक गतिशीलता के आधार पर भी ग्रामीण व नगरीय समुदाय अत्यधिक भिन्न है। ग्रामीण समुदाय में स्थिरता एवं स्थायित्व का गुण पाया जाता है। ग्रामीण व्यक्ति परिवर्तन के प्रति उदासीन होते हैं, परिवर्तन ज़्यादा पसंद नहीं है। रूढ़िवाद, जैसा जो चल रहा है वैसा ही चलने में वो अच्छा रहते हैं, जैसा सदियों से चला आ रहा है वैसा ही। तो नई इनोवेशन में या नए परिवर्तन में उनको ज़्यादा यकीन नहीं होता। उनकी उदासीनता का कारण उनमें प्रशिक्षित भारतीय परंपराएं, प्रथाएं व रूढ़ियाँ हैं, जिनसे उनका जीवन पूर्ण रूप से घुल मिल गया है। तो वो अपनी जो रीति रिवाज हैं या जो जो प्रथाएं हैं उनसे बाहर नहीं जाना चाहते, जबकि शहरों के लोग ऐसा नहीं है। इसके विपरीत नगरीय समुदाय का महत्वपूर्ण गुण गतिशीलता का अधिक पाया जाना है, यानी नगरों में अधिक गतिशीलता होती है। तो अधिक गतिशीलता होने के कारण व्यक्ति शीघ्रता के साथ परिवर्तन के लिए तैयार रहता है सदैव। इस संदर्भ में सोरोकिन तथा जिमरमैन का एक कथन सत्य प्रतीत होता है। यानी सोरोकिन और जिमरमैन ने एक जो है स्टेटमेंट दिया था कि ग्रामीण समुदाय एक घड़े में भरे हुए शांत जल के समान है, जबकि नगरीय समुदाय केतली में उबलते हुए पानी के समान है। ये एक विशेष लक्षण स्थायित्व है, और जबकि दूसरे की विशेषता गतिशीलता है। अब अगला पॉइंट है पारिवारिक जीवन, यानी ग्रामीण समुदाय में कैसा है और शहरी समुदाय में कैसा है। ग्रामीण व नगरीय समुदायों के अंतर को अनेक विद्वानों ने पारिवारिक संबंधों तथा स्थिति के आधार पर भी व्यक्त किया है। कैसे पारिवारिक जीवन है? ग्रामीणों में आपने देखा होगा जॉइंट फैमिली होती है, बड़े बड़े परिवार होते हैं, यानी एक फैमिली में 10-12 लोग, चाचा ताऊ सब इकट्ठे ही रहते हैं, जबकि शहरों में न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर है। ग्रामीण समुदाय में परिवार एक प्रभुत्वशाली व आत्मनिर्भर इकाई है। यहाँ पर परिवार के सभी व्यक्तियों में सीमित उत्तरदायित्व की भावना होती है। परिवारों की संरचना संयुक्त परिवार की होती है, यानी जॉइंट फैमिली, तथा कर्ता की सत्ता सर्वोपरि और महत्वपूर्ण होती है, यानी हेड ऑफ द फैमिली होती है, वही मेन है। परिवार की नैतिकता को व्यक्ति की नैतिकता मानी जाती है। विवाह, खानपान तथा सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में व्यक्ति परिवार के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता। यानी जो भी नियम, पारिवारिक नियम है, वो उसको नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। क्या खाना पीना है, मान लो कहीं परिवार में नॉनवेज नहीं खाते कुछ, तो नहीं ही खाना है। और इसके विपरीत नगरों में परिवार और व्यक्ति दो भिन्न इकाइयां बन गई हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति की उच्च और निम्न स्थिति के आधार पर ही परिवार की स्थिति का बोझा होता है। इन समुदाय में एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलते हैं, यानी पति पत्नी और बच्चा बस, यानी इतने ही लोगों को परिवार कहते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच संबंध औपचारिकता के होते हैं। संपत्ति व्यक्तिगत ही होती है, संपत्ति भी जॉइंट नहीं होती, सब अलग अलग कर लेते हैं कि एक घर उसका, एक दो भाई हैं तो एक अपने अलग घर में रहने लगेगा, दूसरा अलग घर में रहने लगेगा अपने परिवार के साथ। इसी तरह सभी व्यक्ति सामाजिक संपर्क के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर भाग लेते हैं, यानी किसके यहाँ शादी में जाना है, किससे मिलना जुलना है, क्या खाना पीना है, वो उसकी अपनी सोच है। परिवार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई आप नॉनवेज खाओ मत खाओ, फलाने की शादी में जाओ मत जाओ, कुछ कोई बाउंडेशन नहीं है। उससे मिलो मत मिलो, उस जात वाले से मिलो मत मिलो, या उससे संबंध बनाओ मत बनाओ, कोई ऐसा इसमें जो है रोक टोक नहीं होती। अब अगला पॉइंट है विशेषीकरण के आधार पर संबंध, यानी स्पेशलाइजेशन के बेस पे जो डिफरेंस होता है। विशेषीकरण की विशेषता मुख्य रूप से नगरीय समुदाय की है। ग्रामीण समुदायों में व्यक्ति के जीवन में कोई भी क्षेत्र विशेषीकृत नहीं होता। व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य रखता है। ग्रामीण समुदाय का जीवन सामान्य जीवन होता है, लेकिन नगरीय जीवन में विशेषीकरण का गुण अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। जैसे जैसे कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है,
वैसे वैसे प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता और कुशलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। नगरों में ये आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भौतिक संरचना में भी एक विशेषीकरण होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि विभिन्न व्यवसायों तथा विभिन्न स्थिति समूहों के स्थानीय क्षेत्र की एक दूसरे से अलग होते हैं। तो उनमें सबको आजकल एक्सपर्टीज़ का या स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, जिसको शहरों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सामाजिक दृष्टिकोण में अंतर, यानी कि सोशल एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। गांव की अपेक्षा नगरों में सामाजिक विघटन अधिक देखा जाता है। गांव के लोग अधिकतर भाग्यवादी होते हैं, वे प्रकृति और ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जबकि नगरवासी अपने श्रम के ऊपर ही विश्वास करते हैं। तो वो ज़्यादा ईश्वर या उसमें ज़्यादा प्रकृति में मानते नहीं हैं, वे श्रम को अधिक महत्व देते हैं। गाँव के लोग जो है धर्म को अधिक मानते हैं, जबकि नगर में तर्क एवं वृद्धि एवं विवेक को बुद्धि एवं विवेक को मुख्य माना जाता है, यानी कि लॉजिक पे चलते हैं शहरों के लोग। गांव के लोग धर्म को भाग्य को अधिक मानते हैं। गांव के लोग सरल व सादे होते हैं, उनका जीवन दिखावे बनावटीपन से दूर होता है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं है। उनका पूरा कृत्रिमतापूर्ण यानी प्रैक्टिकल दिखावे से भरपूर होता है, उनका नकली। इस प्रकार दोनों समुदायों की विचारधारा में बहुत अधिक या दिन रात का अंतर देखने को मिलता है। और आखिरी पॉइंट है इसमें, आखिरी कारक है जनसंख्या के आधार पर अंतर। तो जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। जनरली शहरों में कम होती है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में सबसे बड़ा अंतर जनसंख्या का ही है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के साधन ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग अब वहाँ पर काम करना चाहते हैं। जनसंख्या कम व अधिक होने के कारण ही ग्राम का आकार सीमित और छोटा होता है, यानी छोटा गांव है तो जनसंख्या कम है, बड़ा गांव है तो जनसंख्या ज़्यादा है। और नगर विस्तृत एवं बड़े आकार के होते हैं। नगर क्योंकि बहुत बड़े होते हैं और दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़मीन जितनी शहरों में जो है विस्तारीकरण हो ही रहा है ज़मीनों का, कॉलोनियाँ बनती जा रही है नई नई। नगरों में लोगों की शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अधिक होती हैं, गाँव में उतना नहीं होता। शिक्षा की भी कम होती है, रोजगार की तो होती ही नहीं, कृषि के अलावा कम ही रोजगार है। और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी बहुत कम होती हैं गाँव में। शहरों में ये सब जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इस कारण भी यहाँ पर जनसंख्या का अधिक दबाव रहता है। लोग अधिक विकसित सुविधाएं प्राप्त करने के लिए गाँव से शहरों की तरफ आते हैं। सभी हैं, सब अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे रोजगार की तलाश में, अधिक सुख सुविधाओं की तलाश में लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर आ रहे हैं। इसी तरह गांव की जनसंख्या कम होती जा रही है और शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो दोस्तों, ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप या ऐसे टाइप क्वेश्चन हमने इस चैप्टर नंबर 2 के पूरे कवर कर लिए हैं। आप थोड़ा डिटेल में इसको सुने व समझें, इससे आपका लगभग पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। और ये सारे ही जो है क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि इस तरह के जो आने वाले और भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।